हेलो दोस्तों, मैं विश्वादित्य आजाद। आज हम प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 की जो चैप्टर इसमें जो चैप्टर 1 है, इसको हम देखें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करें इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, तो विज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर हमारी 3 चीजों से है। यहाँ पर हम भौतिकी पढ़ेंगे, भौतिकी के सामान्य जो मौलिक सिद्धांत है, और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। हम इसमें तीनों टॉपिक्स को एक एक करके चर्चा करेंगे। अपने आप में ये मुकम्मल विषय हैं और जीव विज्ञान, भौतिकी और केमिस्ट्री अपने आप में तीनों मुकम्मल सब्जेक्ट हैं, लेकिन तीनों जो विषय हैं हमें इसके केवल और केवल इसके मौलिक सिद्धांत की चर्चा करना है, हमें डीप में नहीं जाना है। केवल इनके मौलिक सिद्धांतों की ही चर्चा की जाएगी, अन्यथा अन्य चर्चा नहीं की जानी है। तो इस चीज़ पर हम विशेष तौर पर आज से और इसी को संदर्भ में लेकर के मैं विश्वादित्य आजाद आपकी भौतिकी की क्लास लेता हूं। और अब भौतिकी के प्रथम चैप्टर के अंतर्गत हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आप निश्चित तौर पर बने रहिए और हम लगातार एक प्रयास करेंगे कि अच्छे से इस आगे की गतिविधियों को हम बहुत अच्छे से पूरा करें। और जो हमने सिलेबस देखा था, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। तो अगर हम भौतिकी पढ़ते हैं तो भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? सबसे पहले हमारे अंदर एक कोलाहल होता है। आसमान में जब देखते हैं, आसमान में जगमगाते हुए तारे, कभी कभी ख्याल आता है कि इस दुनिया में हमारी पृथ्वी पर हम केवल अकेले हैं या कोई और भी है। ये सारी चीज़ें ख्याल जरूर आते हैं, लेकिन खैर ये सारी चीज़ों का उत्तर हम यहाँ नहीं जानने वाले कि हम अकेले हैं या नहीं। इसका एक अलग विषय खगोल शास्त्र, उस पर हमें अध्ययन नहीं करना है। लेकिन हमें इस चीज़ का जानकारी तो होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। और चूंकि सौरमंडल की उत्पत्ति होने से पहले हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार हमारी गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, और उस मिल्की वे की उत्पत्ति कैसे हुई। और मिल्की वे जैसी तमाम गैलेक्सी हैं, देवयानी, एंड्रोमेडा, मिल्की वे और इस टाइप की हजारों करोड़ों हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दुनिया में हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी भाई, हमारे पास तो दूसरा विकल्प है नहीं। अगर उनकी बात को खारिज करना है तो स्वाभाविक सी बात है, हमें अपना नया रिसर्च देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस बात को कि आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हमें उस चीज पर चर्चा करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक बड़ा सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो आया था बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग यानी महाविस्फोट का सिद्धांत से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा, और पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम एक निश्चित एक रास्ते से चल के हमें जाना पड़ेगा, और निश्चित पथ से हमें गुजरना पड़ेगा। और निश्चित पथ के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, हमारा मूल उद्देश्य है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। विकास के क्रम में हम देखेंगे पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, और पृथ्वी के विकास से पहले सूर्य का विकास कैसे हुआ, फिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी यानी कि ग्रह का विकास कैसे हुआ। इसको हम हल्का सा टच करेंगे। लेकिन विकास केवल क्या इन खगोलीय पिंडों का ही हुआ है? नहीं, पृथ्वी का जब विकास हुआ है तो इस पृथ्वी पर निश्चित तौर पर जीवन का विकास भी हुआ है। और जब जीवन के विकास की बात करते हैं तो हम सीधी हम लोग जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डार्विन बात पढ़ेंगे, उसके अंदर लेमार्क बात पढ़ेंगे, हम उत्परिवर्तन बात पढ़ेंगे। जो भी हुआ है सारी चीजें हम उसमें एक मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये सूर्य पृथ्वी बने हैं तो ये सारी चीजें बनी हैं अणु और परमाणुओं से। स्वाभाविक सी बात है, अणु और परमाणु यानी कि अणु मिलकर के बने हैं परमाणु से, और अणु मिलकर बने हैं परमाणु से, और अणुओं से मिलकर के जितनी भी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स, जो कुछ भी मैटर, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब कुछ अणुओं से मिलकर के बना है। इस बात में कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा अणुओं का, परमाणुओं का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस नई क्लास की। और यहाँ से हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास
हमें देखना है ये पृथ्वी दिख रही है, लिखा है बस पृथ्वी, पृथ्वी है नहीं, दरअसल पृथ्वी की ये शेप है ही नहीं। हम आगे चल के इस चीज में लगातार चर्चा करेंगे पृथ्वी की शेप वास्तव में है कैसी। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी चपटी है, नहीं है चपटी। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, गोल भी नहीं है। आखिर है कैसी, आगे जानते हैं। तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदुओं में। पृथ्वी का हम सबसे पहले तो उत्पत्ति और विकास से संबंध जो कुछ भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हम एक सामान्य जानकारी लेंगे। आखिरकार वो कैसे हुए, कौन थे, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सा ऐसा सरफरा आया जिसको ये जानने की मतलब अंदर से ख्याली पुलाव पाल बैठा कि भाई हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो बनी कैसे। ये सरफरे साइंटिस्ट होते हैं ना, मैं इनको सरफरा ही कहता हूं। अगर है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, दूसरी बिंदु पे हम चर्चा करेंगे संबंधित सिद्धांत। संबंधित सिद्धांत कौन कौन से थे। यहाँ पर ये जड़त्व बल, ज्वारीय बल, ये सारी चीजें गलत टाइप हो गया। तो संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना यानी कि मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, अद्वैतवादी। दूसरी द्वैतवादी, द्वैतवादी संकल्पना यानी कि डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और तीसरी पढ़ेंगे हम मॉडर्न थ्योरी। और मॉडर्न थ्योरी इसी के अंतर्गत आता है आज का जॉर्ज लेमेटियर का बिग बैंग, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। हमें इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ना है और इसके समझने के लिए किए जा रहे प्रयास क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। और तीसरी चौथी चीज ये रही पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, छोटा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। और पांचवें बिंदु, आई एम सॉरी ये गलत है, तो पांचवें बिंदु हम इसमें चर्चा करने वाले हैं समझने या जानकारी के लिए बहुआयामी महत्व, समझने या जानकारी के लिए बहुआयामी महत्व। यानी कि हम पांचवा जो बिंदु है समझने या इसकी जानकारी के बहुआयामी, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी महत्व। और छठवां जो हमारा बिंदु होगा अंत में हम सारी चीजों का कंक्लूजन निकालने वाले हैं। तो हम एक विधिवत क्रम से इस विषय की चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले हमें इसमें कुछ टर्मोलॉजी आने वाली है। जैसे कि सबसे पहला टर्मोलॉजी आई है गुरुत्वाकर्षण, इनको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें सब जानते ही हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम सच में समझने का बात करेंगे। दूसरी टर्मोलॉजी आएगी गुरुत्व, तीसरी हमारे पास आने वाली है जड़त्व। एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाली है हमारी ज्वारीय बल। आखिरकार सबका मतलब लगभग एक ही होता है, लेकिन फिर भी तकनीकी स्तर पर अगर देखा जाए, बारीकी से देखा जाए तो उनमें बहुत सारी टेक्निकल अंतर पाया जाता है। और एक और चीज आ गई रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन। आखिरकार रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम सारी चीजें जान पाएंगे। रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, हालांकि और भी टर्म्स हैं लेकिन उनको बाद में डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे कि पदार्थ की एक चौथी और पांचवी अवस्था, शायद आपने नहीं सुना हो, प्लाज्मा स्टेट, और एक ऐसी अवस्था ग्लू स्टेट। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहला हमारा ये बिंदु है तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण दरअसल होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का नियम हम सबको पता है, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन को ये ख्याल कहाँ से है भाई, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन महोदय एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे और अचानक से सेब गिरा उनके खोपड़े पे गिरा। और भाई उनकी खोपड़ी पे गिरा तो उनके दिमाग में ख्याल है भाई इसको
इस सेब को गिरने के लिए ये मेरा सर ही मिला था। ये इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था, अरे ऊपर भी खाली जगह उधर को जा सकता था, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता था, लेकिन यहीं क्यों गिरा? उसने उस सेब को उछालना शुरू कर दिया। और जब वो उछालते हुए उसने देखा कि यार जब भी मैं उसको ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वो लौट करके पुनः मेरी तरफ ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पृथ्वी है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, और अगर ये खींच रही है तो उसको उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण। लेकिन उन्होंने तो इस चीज को सिद्ध करने की बारी थी। हालांकि यदि हम भारतीय सभ्यता की बात करें, हमारे बहुत पुराने सिद्धांतों की अगर बात करें, बहुत पुराना जो भारत की समृद्धि है वो ऐसे विश्व गुरु नहीं कहलाता था। एक समय था जब यहाँ पर बराहमिहिर, ब्रह्मपुष्ट जैसे तमाम, ब्रह्मगुप्त जैसे और आर्यभट्ट जैसे तमाम खगोलविद पैदा हुए थे। ब्रह्मगुप्त जो था, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत, और इस ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत में उन्होंने पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया था कि पृथ्वी प्रत्येक कण को, पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। यानी कि उन्होंने पहले ही बता दिया था सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। यानी कि ब्रह्मगुप्त महोदय ने अपने ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत में, जो लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसमें पहले इस चीज की व्याख्या कर दी कि भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने पहले ही दे दिया। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि इस चीज का पूरा श्रेय न्यूटन ले गया भाई? ऐसा क्यों? खैर, इस विषय पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा जानने का विषय है कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। मान लीजिए ब्रह्मांड के अंतर्गत कोई भी दो पिंड, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, वो हमारी सूर्य और पृथ्वी हो सकते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा हो सकते हैं, वो एक तारे से दूसरे तारे के बीच में लग सकता है। यानी कि न्यूटन महोदय का कहना है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वाभाविक सी बात है, करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है, उन्होंने बताया था यदि इस पहले वाले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, और इनके बीच की दूरी, यानी कि एक दूसरे के केंद्र से लेकर के इन दोनों के बीच की केंद्र की दूरी यदि मान लीजिए स्मॉल r है, तो उन्होंने कहा था कि इनके मध्य लगने वाला जो बल है, गुरुत्व, इनके मध्य दोनों पिंड A और B के मध्य लगने वाला जो बल है, उनके जो बल है उनकी दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल है, बल यानी फोर्स F, जो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और वहीं जो बल है, इनकी बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहां पर सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसको छोड़ हिंदी में लिखते हैं। और यहां पर हो रहा है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका उल्टा। अगर हम इन दोनों को, यानी कि 1 और 2 को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बल F, यानी कि ये समानुपाती हो जाएगा उन दोनों पिंडों के बीच, उन दोनों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। उन्होंने ये वाला इसके लिए फॉर्मूला दिया। तो फिलहाल हमें इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, मैंने बस इतना डिस्क्राइब इसलिए कर दिया है क्योंकि हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। तो बल का, हमारे जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है, उन्होंने इस फॉर्मूले से डिस्क्राइब किया। जब हम इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर कैपिटल G आता है, और कैपिटल G को बोला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो भी है,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान क्या होता है? खैर इस चीज की हमें इतना डीप चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। किन्हीं भी पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। ये हम लोगों ने क्या लिया? निष्कर्ष यहां से निकाला हमारा। बस इतनी सी बात हमें जानने की जरूरत है। गुरुत्व। अगला क्या था हमारा बिंदु? अगला बिंदु था हमारा गुरुत्व। और गुरुत्व क्या है? ग्रेविटी। भाई ये ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी भी दरअसल गुरुत्वाकर्षण ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, तकनीकी अंतर है। पृथ्वी का आकर्षण बल, बस इतनी सी कहानी जानो, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो वो तो हो गया गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर हमें पृथ्वी के संदर्भ में कहना है कि पृथ्वी अगर किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हम उसे कहेंगे पृथ्वी का गुरुत्व बल। हालांकि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो हमारा जानने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं गुरुत्व लिखा होता है, तो फिर दोनों में क्या तकनीकी अंतर हो सकता है? तीसरा आता है हमारे बीच में जड़त्व। जड़त्व क्या है? जड़त्व का सीधा सा मतलब यह है, कोई भी वस्तु में अपनी जो यथा स्थिति है, किसी भी पिंड में यथा स्थिति बनाए रखने का गुण, यथा स्थिति बनाए रखने का गुण, मतलब वो जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में रहना चाहती है। यानी कि अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, और अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी। अगर स्थिर को गतिशील बनाना है तो अलग से एक बल लगाना पड़ेगा, और यदि गतिशील है तो उसे स्थिर बनाने के लिए अलग से बल लगाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। तो जड़त्व का मतलब होता है किसी भी पिंड या वस्तु में वह गुण जो अपनी यथा स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वो उसका जड़त्व हो जाता है। एक और टर्म था इसमें, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल ये भी दरअसल गुरुत्वाकर्षण ही है। जब हम पृथ्वी के संदर्भ में देखा था गुरुत्वाकर्षण को, तो उसको क्या बोला था? हमने उसको बोला था गुरुत्व। और जब हम सूर्य और चंद्रमा के बीच में देखेंगे, ये हमारा चांद हो गया जिस पर अब अभी गए, वही हमारा सूर्य हो गया। इन दोनों के द्वारा जो पृथ्वी पर बल लगाया जाता है, उस बल को कहा जाता है, ये जो बल लगाया जा रहा है इन दोनों के द्वारा, इस बल को कहा जाता है ज्वारीय बल। ये थोड़ा सा तकनीकी है, मानते हैं, लेकिन ज्वारीय बल दरअसल ये भी एक गुरुत्वाकर्षण ही है। अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा जो हमारी चांद और सूर्य जो हमारी पृथ्वी पर जो बल लगा रहे हैं, वो बल क्या होगा? ज्वारीय बल होगा। वही पृथ्वी जो अन्य पिंडों पर बल लगा रही है, वो हमारा गुरुत्व बल होगा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण होगा। सिंपल सी कहानी। और चूंकि पृथ्वी गतिशील है, सूर्य गतिशील है, सारे अपनी अपनी अवस्था में गतिशील है, इनका आपस में जो गति कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष भी गति कर रहे हैं और अपनी धुरी पर भी गति कर रहे हैं, यानी परिक्रमण भी कर रहे हैं और परिभ्रमण भी कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, इस यथा स्थिति को बनाए रखने का जो गुण है, उसे हम कहेंगे जड़त्व। एक एग्जाम्पल उसका हो जाएगा वो। अगला हम लोगों ने देखा था इसके अंतर्गत एक बिंदु, एक और रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन। रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन। रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, भाई ये क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडियाबेटिक थर्मल चेंज। लिख देता हूं। एडियाबेटिक थर्मल चेंज यानी कि किसी भी वस्तु में
या किसी भी जगह पर या किसी भी स्थान पर किसी भी पिंड में तापमान का परिवर्तन होना। भाई तापमान में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन या तो तापमान ज्यादा हो जाएगा या फिर तापमान कम हो जाएगा, दो में से एक ही चीज होगी, सिंपल सी कहानी। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें ऊष्मा यानी कि ऊर्जा या ताप बाहर से न लिया जाए, न लिया गया हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर से नहीं ली गई हो, फिर भी उस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, तो उसे कहते हैं रुद्धोष्मतापीय परिवर्तन। तो आइए ये टर्म्स हमने आज समझे, और ये टर्म को समझने के बाद अब हम फिर से चलते हैं अपनी इस पीपीटी के पे, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हम परिचय की बात करते हैं, परिचय की हम लोगों ने बात की, तो परिचय के अंतर्गत हम जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने ये जो टर्म्स थे वो हमने देख लिए हैं, ये जो टर्म्स थे हमने समझ लिए हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। हम लोगों ने एक चीज उसमें ये भी देख ली, रुद्धोष्मतापीय परिवर्तन, इसमें शायद लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रुद्धोष्म, और भी आएंगे टर्म्स, तापीय परिवर्तन वो भी समझ लिया। नहीं, 5 टर्म्स हमने समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या था? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। गुरुत्व क्या है? पृथ्वी अगर किसी अंतरिक्षीय पिंड को या किसी भी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सीधी बात। जड़त्व क्या है? कोई भी वस्तु जैसी है गतिज अवस्था में तो गतिज में रहना चाहिए और स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। उस वस्तु का या उस पिंड का वो गुण जड़त्व कहलाएगा। ज्वारीय बल क्या होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा और सूरज के द्वारा जो बल लगता है, चंद्रमा के द्वारा भी या फिर सूरज के द्वारा भी या फिर दोनों के द्वारा जो बल, जो गुरुत्वाकर्षण, जो आकर्षण बल लगता है, उसे क्या कहा था हम लोगों ने? ज्वारीय बल। और रुद्धोष्मतापीय परिवर्तन यानी कि ऐसा तापीय परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के, किसी भी पिंड की या किसी भी वस्तु के तापमान में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस परिवर्तन के लिए ना तो ऊष्मा बाहर से ली जाती है और न ही ऊष्मा बाहर छोड़ी जाती है, फिर भी उसका तापमान कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। कैसे होगा हम उसको समझेंगे। तो इसके परिचय में हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवस्था, जहां तक पृथ्वी की उत्पत्ति में विकास हुआ है, इस बात का अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी अपने विकास के क्रम में किन किन परिवर्तनों से होकर गुजरी है और वर्तमान में किन किन परिवर्तनों से होकर के गुजर रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में इस बात का बिल्कुल अध्ययन किया जाएगा। किस बात का? कि जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर के अभी तक और आने वाले समय तक वर्तमान में भी किन किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। इन दोनों अध्ययनों के आधार पर हम इस बात का अध्ययन जरूर कर पाएंगे कि आने वाले समय में पृथ्वी का इतिहास क्या होगा, भविष्य क्या होगा, और जो पृथ्वी पर जैविक और अजैविक जो घटक हैं, इनके संदर्भ में इनका हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं। और इस वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़ी चीज आ जाती है आवश्यकता। भाई ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्यों है? ये जरूरत क्या पड़ रही है हमें? पृथ्वी किन परिवर्तनों से कोई गुजरी है या किन से गुजर रही है, भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमको जरूरत है। किस चीज के लिए? सबसे पहली चीज है विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपभोग करने के लिए। इसमें एक शब्द और बोला जाता है, दोहन। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जीवों का हित पूर्ति कैसे हो सके। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल बने रहें बाकी सब निकल लें, ऐसा नहीं होता। यानी कि पृथ्वी पर और भी जीव जंतु हैं। आप लोग देख रहे होंगे टाइगर प्रोजेक्ट, घड़ियाल प्रोजेक्ट, सोनचरैया अभ्यारण्य, पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इनका रहना धरती पर बहुत जरूरी है।
इन्हीं के द्वारा हर प्रकार की खाद्य श्रृंखला की आपूर्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। और भी चीजें, सारी की सारी गतिविधियां जो है मैनेज होती हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं वो दो ही चीज होती हैं, या तो हम उसे किसी जंतु से प्राप्त करते हैं या फिर हम उसे किसी वनस्पति से प्राप्त करते हैं, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। अगर हम जो कुछ भी खाते हैं वो चीज या तो हमें किसी जंतु से प्राप्त होगी या वनस्पति से प्राप्त होगी, तीसरा कुछ है ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए, इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हमें इन सब चीजों का विश्लेषण करना जरूरी है। और किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए पहला बिंदु यही है कि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए, और हमें अपने इतिहास से ज्यादा हमें अपनी पृथ्वी का इतिहास पता होगा। तो उन पृथ्वी के इतिहास में पहले कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन जो हो चुका 7 बार हो चुका, कंप्लीट यानी कि जीवन का पूरी तरह से एक साथ विनाश 7 बार पृथ्वी कर चुकी है, 8वीं बार हमारी बारी है। हम कोई शाश्वत नहीं है, जो इस मानव शाश्वत नहीं है जो पृथ्वी पर हमेशा रहने वाला है। हमसे पहले डायनासोर आए, जस्ट पहले डायनासोर थे, करोड़ों वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन हुआ क्या, पृथ्वी ने एकदम से एक ही झटके में साफ कर दिया। हमारा भी कुकर्म यदि ऐसे ही करते रहे तो ये निश्चित है कि हमारा भी एक दिन पृथ्वी पूरी तरह से कंप्लीट इंस्टिंक्ट कर देगी, खत्म कर देगी। उसके बाद फिर पता नहीं हमसे अच्छे वाले प्रवृत्ति के जानवर इस धरती पर आते हैं या फिर बुरे आते हैं, वो तो वही समय जाने, हमें क्या पता। लेकिन हम अधिकतम समय तक इस धरती पर रह सकें या सभी जीवों का हमारे साथ सहअस्तित्व रह सके, इसके लिए जरूरी यह है कि इन सारी चीजों का हमें अपना भूत और भविष्य पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, और तीसरा है आधुनिक। दरअसल ये आधुनिक और कुछ नहीं, इन दोनों का परिवर्तित रूप है, दोनों का बना हुआ मिला जुला रूप है अद्वैतवादी। अद्वैतवादी को बोला जाता है मोनेस्टिक, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, तो द्वैतवादी डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये मॉडर्न थ्योरी। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से ही हुई है, यानी कि एक तारे से पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। एक तारे से, जबकि द्वैतवादी संकल्पना कहती है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही कहता है। और इस आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत इसमें हम पढ़ेंगे बिग बैंग, और इस बिग बैंग को पढ़ेंगे हम कल, लेकिन अभी मैं इस पर चर्चा करते हैं ड्युअलिस्टिक सिद्धांत। तो ड्युअलिस्टिक सिद्धांत जो है अभी हम ड्युअलिस्टिक सिद्धांत, और ड्युअलिस्टिक सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है ना 2 तारों से मानी जाती है। 2 तारों से कैसे, एक ये बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बड़ा स्टार, और एक छोटा स्टार यानी कि छोटा स्टार, छोटा तारा इसके पास से गुजरा। जैसे जैसे ये तारा इसके पास आया तो ये चूंकि गर्म गलित और द्रवित अवस्था में था, और यहां से जो फिलामेंट जो है एक बना, और अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसने बहुत बड़ा ये फिलामेंट के रूप में, फिलामेंट या फिर सिगार के रूप में बाहर निकला।
इसकी गुरुत्व के अधीन, और जैसे जैसे ये आया तो ये इसके पास आया, लेकिन ये जो है अनंत में विलीन हो गया। ये तो चला गया, लेकिन ये सिगार या फिलामेंट टूट करके इस टाइप से बड़े स्टार से अलग हो गया, और ये जगह कालांतर में इसके घूमने से ये इसके बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, और इन टुकड़ों के अलग अलग हो जाने से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। हुआ और इसको जो नाम दिया गया, उसको बोला गया बाई पेरेंटल थ्योरी। तो ड्यूअलिस्टिक स्टार थ्योरी ये कहती है। तो वहीं यदि मोनेस्टिक स्टार थ्योरी की बात मानी जाए तो ये कहती है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, और उसको एक अद्वैतवादी संकल्पना जो है इसको बोला जाता है पेरेंटल थ्योरी। और इस पेरेंटल थ्योरी को थोड़ा हम उस पर देखें, इस पर द्वैतवादी संकल्पना टूटकर अलग सिगार फिलामेंट के गैसों के छल्ले बने, भविष्य में शीतलीकरण से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। जो हम लोगों ने देखा था कि फिलामेंट टूट करके वो इकट्ठा हुआ और अलग अलग छितर गया, बिखर गया, और भविष्य में उनमें क्या हुआ, वो ठंडे हुए, और ठंडे होने से अन्य ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इसे हम बाय पेरेंटल थ्योरी भी कहते हैं, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा गया। इसके अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक आकस्मिक घटना थी, यानी कि ये सब कुछ अचानक से तारा आया, पास से गुजरा, फिलामेंट बना, टूट के अलग हो गया और ग्रह बन गए, ये आकस्मिक घटना थी। और इसके जो समर्थक थे चैम्बरलेन, मोल्टन, जेम्स, जेफरीज और रसेल। तो वहीं यदि आगे अगर देखा जाए द्वैतवादी और अद्वैतवादी संकल्पना पर आधारित कुछ विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। बस उनको हमें ये जानना है कि आखिरकार किसने क्या दिया। ये पीटीएम वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पुच्छल तारा परिकल्पना। ये है कास्ते दबफन की, यानी कि अद्वैतवादी संकल्पना में पुच्छल तारा परिकल्पना, यानी कि कोई बड़ा पुच्छल तारा था, उसके टूटने से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में वो आया और टूटा और सभी ग्रहों का निर्माण हो गया। वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस। और ये गैसियस हाइपोथेसिस कहती है कि पहले ब्रह्मांड में बहुत सारे कण जो थे ऐसे क्षत्रिय अवस्था में थे, उनके मध्य आकर्षण बल लगा और आकर्षण बल के लगने से इकट्ठे हुए और गैसीय स्टेज के गैसीय अवस्था के रूप में वायु की तरह वो नजर आने लगे, और एंड में आकर के उनमें अति तीव्र जो घूर्णन की वजह से, जिसमें अत्यंत तापमान था, उस वजह से उन्हें ब्लास्ट हुआ। ये सारी चीजें एक साथ बन गई। वहीं निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, और यह उल्का पिंड परिकल्पना। हमें ये पता है अद्वैतवादी ये 4 हैं और द्वैतवादी ये 7 हैं। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन ने दी है। ज्वारीय परिकल्पना जो है, टिडल हाइपोथेसिस जो है, जेम्स ने की दी, और बाद में चल के जेफरीज ने इसने संशोधन किया। वहीं द्वैतारिक परिकल्पना की बात करते हैं तो रसेल ने दी है, और इसका खंडन का सिद्धांत जो है वो रोसजन ने दिया। नव तारा परिकल्पना, नोवा हाइपोथेसिस रॉयल एमलेटिलेटर ने दी। वहीं सीपी सिद्धांत जो है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं एससी बनर्जी, ये हमारे इंडियन व्यक्ति का नाम भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, तो उन्होंने दिया। और अंतर तारक धूलिकर परिकल्पना ऑटो श्मिट की है। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी को हम समझेंगे कल। इसको समझेंगे हम अगली क्लास में, कल यानी कि अगली क्लास। भाई कल कभी होता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।